वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना पार्ट 2 ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। जहां पर हम जो हमने पार्ट छोड़ा था फर्स्ट वाला पार्ट लास्ट लेक्चर में, उसी के आगे सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे एल्कलाइन के एमिनो4 वाले मैकेनिज्म से। देन उसके बाद वी हैव कवर्ड हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स वाली रिएक्शन। काफी सारी रिएक्शन पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्रोबेबली एक आध दिन में इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया जाएगा, तो फिर उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर हम इजीली कनेक्टिविटी रख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में आज और कल में प्रोबेबली सारे नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसके एक आध दिन में, बस कल तक सारे के सारे नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां पर भी जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियोस की लिंक अपने दोस्तों के साथ भेजते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद भी मार्क्स लाइए, दूसरों को भी मार्क्स लाने का मौका दिए, और एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट स्कोर करिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास रिएक्शन ऑफ सिस ब्यूटूइन विद डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो मैकेनिज्म से इसका प्रोडक्ट समझ लेते हैं। वैसे हमें पता है कि डायऑल्स बनते हैं, तो बट स्टिल वील डू द मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH3, देन हमारे पास दो हाइड्रोजन है। तो KMnO4 जो होता है हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो KMnO4 इज, उसमें जो क्या होता है, K पॉजिटिव एंड MnO4 नेगेटिव एक्चुअल में होता है। तो ये मेरा मैग्नीस आ गया Mn। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ, ये डबल बॉन्ड हो, एक और डबल बॉन्ड है हमारे पास, और एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है, और ये जो पाई बॉन्ड है इधर शिफ्ट होके इस कार्बन की तरफ आ जाता है। सो क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 5 मेंबर। तो उसको वो दिखाते हैं किस तरीके से वो एक्चुअल में बन रही है। देयर इज समथिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। सो यहाँ पर जो है बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो ये एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो बॉन्ड्स हैं, दो में से एक बॉन्ड टूटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक बॉन्ड टूट रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक बॉन्ड पहले से था और जो है हमारे पास बॉन्ड टूट रहा है। सो एक बॉन्ड पहले से था और एक टूट रहा है, तो ये हमारे पास बॉन्ड टूट रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देन इसके बाद क्या होगा, देन फर्दर वी हैव, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। सो ये बन गई हमारे पास एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। 5 M4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की स्पेलिंग लिख देता हूँ, वैसे आती होगी बाकी को, ट्रांजिशन की नहीं आती होगी, बाकी स्टेट की तो सभी को आती होगी। तो आगे इसको बना देता हूँ मैं एक प्रॉपर, इसका क्या बनता है। तो यहाँ पर अब जो है ये चीज हमने जो डॉट डॉट दिखाई है, ये अब एग्जैक्टली बन जाएगी, ये चीज एग्जैक्टली बन जाएगी। सो अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन आया था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बन गया। ये किससे अटैच था, इससे, हमारे पास मैंगनीज, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सो अब क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक मैंगनेट एस्टर। मैंगनेट एस्टर, ये हमारी बन गई, एक इंटरमीडिएट हमारा तैयार हो गया। अब फाइनली हम इसकी रिएक्शन कराते हैं OH नेगेटिव बेस के साथ, और हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर मुझे देखकर बताइए, जो हमने खुद ही बताइए, जो अभी तक हमने मैकेनिज्म देखा, उस मैकेनिज्म के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग OH और सेम साइड पर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या प्रोबेबिलिटी 100% है, या ऑपोजिट साइड पाएंगे। सर यहाँ पर क्योंकि MnO4 है, इससे ही अटैक करना है। MnO4 ऐसा तो है नहीं कि आधा मुड़ तोड़ के एक ऑक्सीजन को पीछे भेज देगा, ऑब्वियस ही बात है, दैट्स नॉट लॉजिकल। और ये अल्कीन प्लेनर होती है, तो हमारे पास जो है सेम साइड पर ही ये दोनों ऑक्सीजन होंगे। सो द एडिशन इज गोइंग टू बी सिन एडिशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय सिन एडिशन, सिन एडिशन का मतलब है दो ग्रुप जो भी अटैच हो रहे हैं, दोनों के दोनों सेम प्लेन में अटैच हो रहे हैं। तो अगर ये हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से देखें, अगर ये हमारे पास डैश में हुआ तो ये वाला भी डैश में होगा, अगर ये वेज में हुआ तो ये भी वेज में होगा, तो बोथ द प्लेन्स आर सेम, ये होता है हमारे पास। और साथ में हमारे पास MnO2 एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाती है, तो ये हमारा बना है प्रोडक्ट। इसको अगर हम देखें फिशर प्रोजेक्शन में, सो इट विल बी लाइक दिस समथिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज एक, जब भी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हमने कहाँ पर बात करी, इन सभी चीजों की बात कर रखी है, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री वाले यूनिट में। ब्यूटेन 2,3 डायोल होगा ना, ये 2,3 ना, हाँ 2,3 डायोल है इसका नाम। ओके, सो दिस वन इज माई मीजो प्रोडक्ट। अब कुछ लोग पूछेंगे मीजो कैसे है, तो आप जाके लेक्चर देखिए वो वाला, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला,
डिटेल में वहां पर मीजो की बात करिए। और जो लोग पता करवा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते रहिए। यहाँ पे आप इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी निकालिएगा, जब आप वो वीडियो देख लें उसके बाद यहाँ आइएगा। और अगर आप आए हैं अभी तो आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली बता रहे होंगे कि सर 2 वाला आर है, 3 वाला ऐसे। वेरी गुड, एक्सलेंट। तो ये हमारा हो गया मीजो प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो बता रहे थे, जो जब भी एल्कीन हो सिस, क्या हो, सिस एल्कीन हो और सिन एडिशन हो। कौन सा एडिशन? सिन एडिशन का मतलब सेम साइड अटैचमेंट वाला। तो जब भी प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो हमेशा मीजो बनेगा। इस बात को, थंब रूल को ध्यान रखिएगा। एल्कीन सिसो, और सर अगर ट्रांस एडिशन हो, सॉरी ट्रांस एल्कीन हो, अगर ट्रांस एल्कीन हो और सिन एडिशन हो तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनता है बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर्स। तो वो बनता है हमारे पास उस केस में रेसिमिक मिक्सचर। बात करेंगे अगर जब आएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया, ये प्रोडक्ट देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट हमारा ये आ गया। हमारा थर्ड पार्ट रिएक्शन हम करा रहे हैं इसी एल्कोहलिक के OH है ना, तो E2 एलिमिनेशन होगी, ठीक है। KOH और C2H5OH, इससे रिएक्शन करा रहे हैं। सो मैकेनिज्म से इसको अब देखते हैं डायरेक्टली। हमें पता है प्रोडक्ट तो यही बनेगा, साथ में एक ये बन जाता है, बस मेजर और माइनर होता है। ये भी ऑल नो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। सो मेजर प्रोडक्ट के लिए लेट अस हैव अ लुक ऑन द मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म हमारे पास आएगा। सो इसके मैकेनिज्म में भी हमारे पास एक हमें ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए दिखानी है। क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो O नेगेटिव है यहाँ पर ये H पॉजिटिव को लेगा। साथ में E2 एलिमिनेशन में ये होता है H हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों एक साथ निकलते हैं। E1 में ऐसा नहीं होता, मैकेनिज्म जब आएगा उसमें बात करेंगे। E2 में यही होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम और जो क्लोरीन है, मतलब लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, हाइड्रोजन एटम हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, दोनों के दोनों जो है वो एक साथ निकलते हैं। ये E2 एलिमिनेशन की खास बात होती है। तो E2 एलिमिनेशन है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंड फाइनली ये जो रेड वाले हैं ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है बॉन्ड टूट रहे हैं। और जो ग्रीन वाले हैं ये हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इसको मैं लिख देता हूँ BB। दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस वन इज बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस वन इज बॉन्ड ब्रेकिंग। तो जैसे ही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आप सभी को नजर आ गया होगा। नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मैं यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ पर ये एल्कीन बन गई, प्लस C2H5OH बन जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव निकलेगा जो KCl निकलेगा, बट स्टिल उसको नहीं लिखते हैं तो चलेगा। तो इस तरीके से हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। आप चाहें तो दूसरे वाले का दिखाना है तो ये वाले H को निकाल के दिखा दीजिएगा सेम मैकेनिज्म से, तो सिंपल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर बात की जाए स्टीरियो केमिस्ट्री की मेजर प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे बताइए सिस ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस? सर सिस और ट्रांस में अगर हम बात करें, ये बना दी हमने ट्रांस और ये आ गई हमारी सिस। तो सिस में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है यहाँ ये लोग आपस में रिपल्जन कर रहे होते हैं, वेरएज जो बल्की ग्रुप्स हैं इन केस ऑफ ट्रांस वो ऑपोजिट में चले जाते हैं, तो रिपल्जन कम होती है। तो इस रिपल्जन का मतलब स्टेबिलिटी, जोर से बोलिए, ज्यादा। तो रिपल्जन जैसे ही हमारे पास कम होती है वैसे ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ट्रांस वाला इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आप बना के दिखा दीजिएगा कि सर मेजर तो ये है, लेकिन मेजर का मेजर स्क्वायर वो क्या है, ट्रांस है। मेजर स्क्वायर ऐसे बोलिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मेजर जो है मेनली वो ट्रांस बनेगा ब्यूट टू इन में से भी। सो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये रिएक्शन अब हमारी हो गई बेसिकली रिडक्शन ऑफ एल्काइंस टू एल्कीन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। हमें पता है प्रोडक्ट में हमें मिलता है दैट इज एल्कीन है, हाँ एल्कीन मिलती है, वो भी ट्रांस वाली। H2 के केस में हमारे पास जब H2 लिनलार्ड्स कैटलिस्ट से रिएक्शन कराते हैं तब हमें जो मिलती है वो मिलती है सिस एल्कीन, यहाँ पर ट्रांस मिलेगी। तो आइए मैकेनिज्म से इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं। वैसे सभी को पता होगा प्रोडक्ट तो। सो क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, ये मैंने बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक किसी भी बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा। और जो सोडियम है वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, किसी भी एक इंसान को, नॉट इंसान, बेसिकली किसी भी एक कार्बन को दे देगा। अब किसको देगा देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये गरीबी आ जाएगी, गरीबी। तो सोडियम किसको देगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू दिस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है हमारे पास ये एक एज अ रेडिकल बिहेव करेगा। सो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, बिफोर दिस, बिफोर इलेक्ट्रॉन देने से पहले मैं उससे पहले का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सो क्या होगा, अगर अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया सोडियम ने, सो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब लोन पेयर है। यहाँ पर एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है। सो ये वाला स्ट्रक्चर मुझे देखिए क्या है, सर ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास, और दूसरा जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ पॉसिबल स्ट्रक्चर वो क्या हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है। यहाँ पे CH3, ये H और ये CH3। सो नाउ यहाँ पर ये हमारा जो है सिस स्ट्रक्चर है, दिस वन इज माई सिस। देख पा रहे होंगे आप, ये ट्रांस है। पता है ना सिस ट्रांस क्या होता है हमारे पास, मेजरली क्या होता है, ये और ये ग्रुप अलग होने चाहिए बस। यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की हमने पढ़ रखी है, प्रायोरिटी सबसे कम होती है, कहाँ पर पढ़ी है,
स्टीरियो वाले में ही पढ़ रखी है, नाइट्रोजन का केस लिया था, तो कार्बन पर भी लोन पेयर है यहाँ पर, तो देखेंगे। अब ये सिस है, ये ट्रांस है, बताइए मुझे कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसको बेसिकली बोलते हैं ट्रांस विनाइलिक एनायन। तो मेरे पास ट्रांस वाला ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या आ गया, ट्रांस विनाइलिक एनायन बोलते हैं। विनाइलिक का मतलब, विनाइल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली पोजीशन पर ही कुछ हो, क्या हो, यहाँ पर एनायन है तो मतलब वहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसी वजह से इसको बोल रहे हैं ट्रांस विनाइलिक एनायन। लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा स्टेबल बनना है सर, ये वाला बनना है, तो दैट्स वाई हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस ही बनता है, ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्ली बना देता हूँ। सो यहाँ पर मेरा जो बनेगा, इसको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री से दिखा दूँ। सो मुझे बनाना है ट्रांस, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ लोन पेयर आ गया, ऊपर मैं दे देता हूँ CH3 को। अब यहाँ पर क्या आ गया सर, यहाँ पर एक आ जाएगा मेरे पास एक रेडिकल। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया इज बेसिकली NH3। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी रिएक्शन अब NH3 से करवाते हैं। हमें पता है NH2 के पास हाइड्रोजन होता है, तो वो अपना एसिडिक हाइड्रोजन एक दे देता है, तो हमारे पास फाइनली बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली ये नेगेटिव जो चार्ज था हमारे पास यहाँ पर, ये इसको H पॉजिटिव मिल जाता है, ये H पॉजिटिव बना से रिएक्ट करके यहाँ पर CH3, देन वी विल हैव दिस CH3, एंड यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बचा। ठीक है, सो अब यहाँ पे फ्री रेडिकल बचा सर, अब क्या होगा, अब दोबारा से हमारे पास सोडियम साहब आएंगे, कहेंगे भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। आप दोबारा से बना लिए अपने आप को कार्ब एनायन, दैट इज विनाइलिक एनायन बना लिए, तो ये खुशी खुशी विनाइलिक एनायन बन जाएंगे। फिर सेम स्टेप दोबारा होगा, क्या होगा सर, यहाँ पर दोबारा अपना अमोनिया कहेगा कि भाई एक हाफ हाइड्रोजन मुझसे ले लीजिए, तो अमोनिया अपना एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे दे। सो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आप सभी के सामने बनता हुआ नजर आ चुका होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म हमारे पास हो गया, तो मैकेनिज्म पढ़ ली, मतलब अगर मैकेनिज्म हमने किसी रिएक्शन का करा तो उसका मतलब हमने उसकी थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया। तो इसमें यही कुछ पूछा जा सकता है, बाकी ग्रुप्स चेंज करके आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस रिएक्शन के बारे में, इतना डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, इससे क्या है डिफिकल्ट क्वेश्चन बना देंगे। सो ये हो गया, बस ध्यान रखना है। पहले हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सोडियम ने अगेन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव प्लस दिस, और यहाँ पर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और यहाँ पर ऐसा भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर Na पॉजिटिव इसके साथ बेसिकली रह रहा है, मतलब Na एज एन आयनिक फॉर्म, तो ऐसा भी दिखाया जा सकता है। सो ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, तो ये चार पार्ट ही थे, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, चार हो गए। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर हमारे पास Ne3 करने थे कोई, तो आपको जो भी आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। चारों के मैकेनिज्म सब कुछ डिस्कस कर लिए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, द रिलेटिव रिएक्टिविटी फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन आर 182 एंड 1600। सो ये हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एल्केन है मेरे पास, जैसे मैं ले लेता हूँ CH4, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ क्लोरीन के साथ, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होती है। सो ये बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl। फिर मैंने अगर क्लोरीन को एक्सेस में लिया होता तो ये डायरेक्टली बनता CCl4, जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे हट जाते हैं। सेम केस मेरे साथ ब्रोमिनेशन में होता। ना हमारा जो क्वेश्चन है वो मोनोब्रोमिनेशन का है, एक आगे मोनोक्लोरिनेशन का होगा, वो भी देख लेंगे। सो मोनोब्रोमिनेशन का मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोमीन लगाना है, मतलब एक्सेस में नहीं है, सिर्फ इसका एक ही मोल होगा हेलोजन। सो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ये हमें दे रखा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हमें दे रखा है। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है किससे, ब्रोमिनेशन से, मतलब ब्रोमीन सनलाइट, मोनोब्रोमिनेशन, तो मुझे बताने हैं कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, इन केस ऑफ सिंपल जो मेरे पास था ये मीथेन, इस केस में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और लगा दिया इन केस ऑफ मोनोक्लोरिनेशन। अब यहीं पर मैं अगर ले लूं, मेरे पास जैसे इथेन हो, लेट अस सपोज, उसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन से करा दी और मोनोक्लोरिनेशन, तो मैं या तो मोनोक्लोरिनेशन करा रहा हूँ, या तो मैं फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन हटाऊं या सेकंड का हटाऊं, दोनों का हटाऊंगा, जिसमें भी क्लोरीन लगेगा तो क्या IUPAC नेम सेम आएगा या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा, यस हमारे पास, मैं चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटा के लगाऊं, यहाँ से हटा के लगाऊं, दोनों बातें सेम होगी। बट जब बात आएगी प्रोपेन की, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, तो देखिएगा एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि यहाँ पर Cl लगा दूं, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर Cl लगा दूं। कोई यहाँ और यहाँ मैं Cl लगाऊंगा तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, कैसे पता लगेगा कि आइडेंटिकल हैं, IUPAC नेम देखना है आपको कि IUPAC नेम क्या आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा दूं, इसको मैं 1 2 3 बोल देता हूँ, अगर मैंने फर्स्ट वाले कार्बन पर लगाया तो इसका नाम क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, और वहीं मैंने थर्ड वाले कार्बन पर लगाया है तो दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, ये नंबरिंग हमारी दूसरी साइड से शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। इन दिस केस जहां पर भी क्या हुआ है बेसिकली, जहां पर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, या फिर अगर मैं मोर प्रिसाइसली बोलूं, जहां पर भी कार्बन की डिग्री चेंज हो गई, जहां पर भी डिग्री ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, यहाँ पर दोनों 1 डिग्री कार्बन है,
तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कार्बन है, तो दोनों में मेरे पास आइडेंटिकल था। बट ऐसे एक केस भी होता है जिसमें डिग्री पर भी इतना नहीं होता, तो हमें आईयूपीएसी नेम ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है, तो मतलब इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे ये दो हाइड्रोजन है हमारे पास, जिसको मैं फर्स्ट और थर्ड कार्बन वाले के, ये दोनों जो तीन तीन हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं क्या, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन हटाने के बाद मैंने हेलोजन लगाया, अगर आईयूपीएसी नेम उन सभी में सेम आ रहा है तो सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे। इन 6 में से मैं हर एक एक सबको एक एक को हटा के दूंगा, तो क्या मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा? यस सर, सेम ही मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है सर, 2। इन दोनों में से मैंने पहले इसको हटा दिया, फिर दोबारा एक एक इसको हटाया तो मैंने सीएल लगाया, फिर दूसरे केस में मैंने इस वाले हाइड्रोजन को हटाया तो सीएल लगाया, तो क्या दोनों केस में 2 क्लोरोप्रोपेन होगा? यस सर। तो ये दोनों हाइड्रोजन कहलाएंगे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। तो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो अब यहाँ पर मैं देखूँ तो सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं, फिर बात करेंगे हम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन की। तो यहाँ यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है, तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री तो आई थिंक नहीं दिख रहा, 3 डिग्री दिख रहा होगा, मतलब प्राइमरी और टर्शरी ही मौजूद है हमारे। तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री वालों को देखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मुझे 1 डिग्री हटाना है तो मैं यहाँ पर एक बी आर लगा देता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो। अच्छा सर, आप ब्रोमो का नाम क्यों लिख रहे हैं, पहले मिथाइल का क्यों नहीं लिख रहे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर पास पास है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 आएगा। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता तो 2 को मिथाइल मिलता, बट यहाँ पर 1 को ब्रोमो मिल रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। नाउ हम लिखूंगा यहाँ पर मैं 2,3 डाई मिथाइल। तो मिथाइल में हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा रहे हैं। जिन बच्चों का यूपीएससी नेम याद नहीं आ रहा तो मतलब फिर क्या बोला जाए, तो मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर आप हमारे पास क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट, इनको हम बोलते हैं कि हमारे ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर अब मैंने नंबरिंग करी, सब्स्टिट्यूएंट में देखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका आ रहा है, तो बी पहले आता है, एम बाद में आता है। अच्छा, डाई का डी मत देखिएगा, मिथाइल का नाम देखना होता है हमें, एम, और बी कौन पहले आता है, अल्फाबेट ABCD पढ़ो सारे बच्चों, तो बी आ गया पहले, तो बी पहले लिख दिया। तो 1 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ का हटा लीजिए, यहाँ का हटा लीजिए, हर जगह जहां पर भी आप हटाएंगे आपको सेम ही नाम मिलने वाला है। बताओ मैं कौन सा करके देखूं, एक और करके दिखा देता हूँ मैं। अगर आप कह रहे हो तो चलो ये वाला मैं आपको हटा, या फिर ये वाला हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देखेंगे तो आपको आइडेंटिकल ही मिलेंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन में हटा के दिखा दूँ, मेरा क्या नाम आएगा, ये मैंने हटाया, ये लगाया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया बी आर। अब नंबरिंग कहां से शुरू होगी सर, यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4। नाम क्या होगा सर, वही होगा 1 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो हर जगह नाम सेम आएगा, मतलब हर जगह नहीं, 4 जगह। एक यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन हटा लूंगा, यहाँ के तीनों हटा लीजिए, यहाँ के तीनों हटा लीजिए, यहाँ के तीनों हटा लीजिए, तो टोटल 12 हाइड्रोजन हमारे क्या होगा, ये इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो इक्विवेलेंट है वो कितने हो गए, 12। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मुझे सेकंड प्रोडक्ट बनाना है, तो सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, सेकंड प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, जो आप दूसरा वाला हाइड्रोजन है उसको हटा लेंगे। तो ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो जो सेकंड प्रोडक्ट होगा मेरा, उसमें मैं अब यहाँ पर 3 डिग्री वाले को हटाऊंगा, यहाँ बी आर लगाऊं या यहाँ लगाऊं, दोनों जगह बात सेव होगी, करके देख लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा। अब नंबरिंग की बात करें तो सर नंबरिंग हमारी कहाँ से शुरू होगी सर, यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो 2 पर ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बस 1 की जगह यहाँ पर 2 ब्रोमो आ जाएगा, 1 ब्रोमो। तो आप यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाइए, दोनों जगह सेम ही आईयूपीएसी नेम आएगा, आप नंबरिंग उधर से करने लगेंगे, बस ये होगा। तो यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिले हैं मोनोब्रोमिनेशन में। अब पूछा गया है ये जो आइसोमर्स हैं इनकी परसेंटेज बतानी है। सो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज बेसिकली, अच्छा मैकेनिज्म तो नहीं बताना ना, नहीं ठीक है, परसेंटेज बतानी है हमें किसके, आइसोमर्स की। तो परसेंटेज ऑफ एनी आइसोमर इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इनटू एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी। समझा रहा हूँ अभी, जस्ट लिख लूँ। एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी क्या है, एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी दैट इज सिंपली जो रेशो हमें दे रखा है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 182 एंड 65, देन समीशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इनटू एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी, ये है इसका फॉर्मूला। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस वाले आइसोमर का, मैं बनाता हूं, दैट इज इस वाले आइसोमर की मैं परसेंटेज निकालता हूं। तो मुझे बताइए, जब मुझे यहाँ बी आर लगाना था 1 पर, तो मेरे कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन थे सर, 12 थे। तो आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आ गए 12 इनटू एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी क्या है सर, यहाँ पर 1 डिग्री के थे ये सारे, तो 1 डिग्री के लिए एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी सिंपली 1, तो 1 इंटू सॉरी 12 इंटू 1 डिवाइड बाय। अब मुझे क्या करना है, समेशन, मतलब सभी का करना है। सभी में सर सबसे पहले एक तो ये आ जाएगा 1 डिग्री है, साथ में 3 डिग्री भी हमारे पास आ जाएगा। तो 3 डिग्री जो है हमारे पास, देखिए अब 3 डिग्री के निकालते हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन फॉर 3D कितने सर, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके 2 ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, एक ये है एक ये है, तो 2 ही है। सो 2 इंटू एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी किसकी हमें लिखनी है, 3 डिग्री की, दैट इज 1600, तो इंटू 1600
जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं फ्रैक्शन में ही लिख सकता हूँ, तो 3200 हो जाएगा, 3212 आ जाएगी, इंटू 100 कर दिएगा, हाँ ये भूल गए, इंटू 100 से आपकी किसकी परसेंटेज एब्स्ट्रैक्शन मिली है यहाँ पर, ये मिली है आपकी दैट इज 1 डिग्री वाले आइसोमर की, 1 डिग्री आइसोमर में लिख रहा हूँ। देन आप निकालेंगे हम टर्शरी वाले की, 3 डिग्री आइसोमर में सबसे पहले डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी सेम यहाँ पर हमारे पास हर केस में, तो 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1600 आएगा। बट अब देखते हैं यहाँ पर 3 डिग्री वाले में कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन थे सर, 2, उसकी एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी 1600, बस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3200 डिवाइड बाय 3। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा दिख रहा है सर, मेजर प्रोडक्ट अलग ही पता लग रहा है हमारा 3 डिग्री आइसोमर होगा। सो यस, ब्रोमिनेशन के केस में हम आंख बंद करके बोल देते हैं कि 3 डिग्री मेजर प्रोडक्ट होगा, बट क्लोरीनेशन के केस में ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी, जो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का कंसेप्ट। देन यहाँ पर कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी, बल्कि जो डिफिकल्ट वाला है वो पूछ लिया जाता है कि ये बताइए 2 मिथाइल ब्यूटेन की जब आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या बनते हैं। तो मैं आपको प्रोडक्ट समझा देता हूँ, काफी सारे इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि आप देखेंगे ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, बट यहाँ पर ये तीनों इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट सिर्फ ये और ये। कैसे पता, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, प्रोडक्ट का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार यहाँ लगा दूं बी आर, वैसे क्लोरीनेशन के केस में ज्यादा होता है तो मैं इसकी क्लोरीनेशन करवा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। यहाँ पर एक बार यहाँ सीएल लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ लगाऊंगा नहीं, ठीक है, और कहाँ लगा सकता हूँ, एक बार मैं यहाँ बोल रहा हूँ लगाने को, एक बार मैं यहाँ पर सीएल बोल रहा हूँ। सर वो 2 डिग्री है ना, हाँ जी वो 2 डिग्री, अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये गायब फंस हो गया, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ सीएल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर आपने बोला ये तीनों जो है इक्विवेलेंट कार्बन नहीं है, इनके हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नहीं है, अलग अलग लगा सकते हैं, ऐसा क्यों, आइए आईयूपीएसी नेम देखते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया तो लगाइए 1 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 पर मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसका देखिए 1 2 3, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, समझ में आई बात। अगर मैं यहाँ पर सीएल लगा देता तब मेरी नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाती, बस वन वही होता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो दैट्स वाई ये आइडेंटिकल है और ये हमारे आइडेंटिकल नहीं है। अब यहाँ पर इसका लिखिए तो आ जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसमें अगर परसेंटेज आई तो आगे देखते हैं क्लोरीनेशन के केस में, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं, नॉट इजीली मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे और क्या वैरायटी, एक और वेरिएशन पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं यहाँ पे आप बताइए स्टीरियो प्रोडक्ट्स बताइए कितने आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सो यहाँ पे आपको देखना होगा कायरल कार्बन क्या है। सो ये वाला कार्बन जो है वो कायरल है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक CH3 एक CH2Cl, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप अलग है और एक हाइड्रोजन, तो ये कायरल कार्बन, तो यहाँ पे इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक R और एक S। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देन यहाँ पर मैं बात करूं तो ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये और ये सेम है। देन यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन कायरल है, तो देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एक Cl एक CH3 और ये पूरा ग्रुप, तो यहाँ पर भी इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर इस केस में हमारे पास हो जाते हैं 6। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ही थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है एग्जाम में आना। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन, अब सिंपली करानी है एन ब्यूटेन, तो अब हमें क्या करानी है मोनोक्लोरिनेशन एन ब्यूटेन की। सो हमें देखने से ये चीज अब पता लग जाएगी कि सर एक 1 और 4 वाले जो है वो आइडेंटिकल है, 2 और 3 वाले जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है सर बिल्कुल आपने सही बोला। कायरल वगैरह की बात नहीं करते, वैसे ये कार्बन जो है वो कायरल हो चुका है, अगर पूछ लेंगे हमसे तो हम बता देंगे कि सर इसके जो है दो आइसोमर्स बनेंगे, एक आर और एक एस, एक आर कॉन्फिग्रेशन का एक एस कॉन्फिग्रेशन का, दो एनेंशियोमर्स होंगे, तो ये बात बता देंगे, ठीक है। पर ये सर नहीं पूछा गया, तो अब हमें निकालना है परसेंटेज, वही अपना उसका। तो परसेंटेज का फॉर्मूला सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, 1 डिग्री वाले के लिए कर लेते हैं। सो 1 डिग्री के लिए बात करूं सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, सर 1 2 3 4 5 6, सो 6 होगा, 6 इंटू एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी फॉर 1 डिग्री कितनी दे रखी है 5, यहाँ लिखा है ना 5, 1 डिग्री की ये है ना, तो अच्छा 3 डिग्री की सॉरी, तो यहाँ पर आएगा 1, तो 1 डिग्री के लिए है ये बेसिकली 1। सो 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 प्लस आगे क्या करूं, अब सर आपको ने 1 डिग्री दिख लिया, इसमें 2 डिग्री ही है 3 डिग्री नहीं है, तो 2 डिग्री के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जो है सर ये 4 है, तो 4 आ गया यहाँ पर। 4 इंटू क्या लिखे सर 2 डिग्री की एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी दैट इज 3.8, आंसर निकाल लीजिए। देन बात करें परसेंटेज फॉर 2 डिग्री वाले के लिए, तो सबसे पहले 2 डिग्री के कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन थे सर, जस्ट हमने देखा है यहाँ पर थे 4, तो 4 इंटू उसकी एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी दैट इज 3.8 डिवाइड बाय न्यूमरेटर अलग होगा, डिनोमिनेटर हर बार सेम ही रहेगा। और ये भी देखिएगा जब आप इनको ऐड करेंगे तो 100% ही आएगा, तो इंटू 100 सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आइसोमर्स फॉर्म। मोनोक्लोरिनेशन के देख लिए और हमने यहाँ पर एक्चुअल में अपना पूरा देख लिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आने के चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है ऐसा एक न्यूमेरिकल आ जाए। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव व्हाइल ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव इन इट्स रिएक्शन विद प्रोपेन, एक्सप्लेन।
तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारे उन चीज पर, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन टेंडेंसी, जिसको हम बोल रहे थे। हमने देखा क्लोरीन के केस में वो थी आपकी 5:3.8:1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की। बट जो ब्रोमीन था उसके केस में थी 1600:82:1, मतलब 1600 टाइम्स ज्यादा टेंडेंसी है 3 डिग्री प्रोडक्ट के बनने की एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 गुना ज्यादा है। तो कितना जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर। यस सर, कि 1600 टाइम्स। तो यही बात करनी है, ऐसा क्यों है कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वाइल ब्रोमीन वो सिलेक्टिव है। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री को ही चूज करूंगा, वाई, ऐसा क्यों है, इसमें इतने नखरे क्या है, इस बात को पता करना है। तो ठीक है, इसको समझते हैं। तो इन्होंने प्रोपेन बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं प्रोपेन बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है कि इस फ्री रेडिकल रिएक्शन का, वो होता है चेन इनिशिएशन। जैसे अगर मैं बात करूँ Cl2O, या आप लिख लीजिए X2O, तो वो सबसे पहले सनलाइट से रिएक्शन होगी और यहाँ पर होगा होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक का मतलब एक एक दोनों फ्री रेडिकल्स या एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों भाई ले लेंगे। सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज चेन प्रोपगेशन स्टेप। ये होता है हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, हमें पता है इन केस ऑफ। तो अब मैं यहाँ पर एक्स लिख लेता हूँ, एक्स रेडिकल, तो आप समझ लीजिएगा दोनों लोग हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक्स रेडिकल जो है बेसिकली क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये आ गया हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें होमोलिटिक फिजन होगा, तुम इधर आओ, ठीक है। फिर यहाँ पर रेट डेटर ये होगा बेसिकली होमोलिटिक फिजन, तुम इधर आओ। तो यहाँ पे आपको रेडिकल मिल जाएंगे, एक रेडिकल बना के दिखाएगा। एंड देन फाइनली हमारे पास जैसे ही कोई रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पहले मैं रेडिकल दिखा दूं कि यहाँ पर मेरा एक रेडिकल बन रहा है। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो रेडिकल बनेगा, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अब ये रेडिकल बन गया। अब जो एच रेडिकल था, वो एच एक्स के साथ बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ये रेडिकल बन गया प्लस एच एक्स यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक रेडिकल बचा था, वो एक्स रेडिकल अब इनसे रिएक्ट करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। तो मेन चीज जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, फर्स्ट स्टेप थी हमारा इनिशिएशन, कि चेन को इनिशिएट करिए, स्टार्ट करिए। सेकंड थी चेन प्रोपगेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ चेन को आगे बढ़ाना। थर्ड आता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जितने भी, एक तो हमारे पास ये एक्स एक्स नेगेटिव है, ये सॉरी एक्स रेडिकल है, ये x2 बना लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक x और जो भी हमारे पास हो, जैसे ये मैं अभी CH3 मान रहा हूँ, या फिर यही ले लेता हूँ, एक ही रेडिकल दिखा रहा हूँ, CH3 रेडिकल, ये मेरे पास बना लेंगे CH3 CH2x। दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा, वो भी दिखाइएगा। और जो लास्ट हो सकता है हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी, कि हमारे पास जैसे ये रेडिकल है प्लस ये रेडिकल आपस में कंबाइन करके हेक्सेन बना दें, ऐसा भी पॉसिबल है। सिमिलरली ये रेडिकल जो है इस रेडिकल के साथ कंबाइन कर सकता है, सिमिलरली ये रेडिकल अपने जैसे ये के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। मेन चीज हमें जो इस वक्त फोकस रखनी है दैट इज चेन प्रोपगेशन, बिकॉज दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारे पास। सो आइए अब इसका रीजन समझते हैं सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा सेकंड वाला है। तो यहाँ पर ये Cl की रिएक्शन मैं इससे कराऊंगा। हमारे पास जो है रेडिकल बन जाएगा एक ये, और एक रेडिकल मेरे पास बन जाएगा ये। इन केस ऑफ क्लोरीन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ क्लोरीन हमारे पास क्या होता है, दोनों के दोनों स्टेप्स जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं, सॉरी एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है सर कि हीट जो है वो रिलीज होती है। तो डेल्टा एच जो है वो हमारा इस केस में नेगेटिव होता है, समथिंग नेगेटिव, -8 नहीं लिख रहा, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बात करें इसकी, दैट इज ब्रोमिनेशन की बात हो जाए। तो ब्रोमिनेशन के केस में आप देखेंगे, या फिर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एक रेडिकल ये मिलेगा, दूसरा रेडिकल आपको ये मिलेगा, और एच बी आर यहाँ पर निकल जाएगा। बट इन दिस केस जो दोनों स्टेप्स हो रहे हैं यहाँ पर, ये जो दो रेडिकल निकल रहे हैं, दे बेसिकली आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई, एंडोथर्मिक होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या रहता है कि हमारी जो HCl है, HCl बॉन्ड ब्रेक, हमारा जो HCl है उस वो जो है हमारे पास स्ट्रांग होता है, और जो HBr है वो वीक होता है। ये वीक होता है क्योंकि ब्रोमीन और हाइड्रोजन का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन में इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना HBr में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर अब इसका क्यों कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमें HCl मिलता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर भी HBr मिलेगा। तो अगर हमारे पास बॉन्ड वीक है तो उसी की वजह से हमारे पास जो है ये एंडोथर्मिक की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहे, तो हमें उल्टा हीट देनी पड़ जाती है। तो HCl जो है वो हमारे पास जब बनता है, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास ये कुछ हीट रिलीज कर देता है। तो ये ज्यादा हीट रिलीज कर देता है, बल्कि जब H रेडिकल और Cl रेडिकल रिएक्ट करते हैं, HCl बनाते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रोडक्ट बढ़िया है, स्टेबल है, तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, कम होगी ज्यादा, ज्यादा होगी।
और वहीं पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो वीक है, मतलब कम स्टेबल है, एनर्जी क्या होगी रिलीज, कम होगी। अच्छे से आगे सबको समझ में, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ पर इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को अगर मैं बनाऊं तो हमें पता होना चाहिए एंडो और एक्सो का कैसे बनता है। सो रिएक्टेंट मेरा यहाँ है और प्रोडक्ट अगर मेरा नीचे आया है तो मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है सर, प्रोडक्ट की एनर्जी इसका मतलब है कम। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो क्या होगा सर, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। तो आपने ये जो ग्राफ बनाया है ये आपने बनाया है Cl2 वाले का, क्योंकि यहाँ पर आपने दिखाया है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, इसको बोलते हैं हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ऊपर आ गई हमारी एनर्जी। यहाँ पर हमारी जो है ये होती है ट्रांजिशन स्टेट जो एक बनती है। अब बात करूं मैं अगर ब्रोमीन वाले की, तो आप खुद ही बना लेंगे उसका ग्राफ, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं स्टार्ट यहीं से कर देता हूँ। ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कहीं ऊपर होगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा तो इसका मतलब कम स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो वही एनर्जी आ गई। तो ये किसका बनाया, ये मैंने ब्रोमीन वाले का बनाया। ठीक है सर, आपने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब अपनी मेजर बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक। हमारे पास एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हैमर्ड पोस्टुलेट। हैमर्ड पोस्टुलेट लिख देता हूँ यहाँ पर, आगे मैं स्लाइड्स में लिख कर लाया कटआउट्स, तो उसमें से आप देख लेंगे तो उसमें होगी, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। सो हैमर्ड पोस्टुलेट जो था हमारे पास, हैमर्ड साहब ने ये बोला था कि अगर ट्रांजिशन स्टेट सबको पता है क्या होती है, तो एक बीच की स्टेट बनती है, हर रिएक्शन में बनती हो। ट्रांजिशन स्टेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रिएक्टेंट से ज्यादा क्लोज हो या फिर वो प्रोडक्ट से ज्यादा क्लोज हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब सर देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है, मुझे बताइए ये रिएक्टेंट से ज्यादा क्लोज है या प्रोडक्ट है। सर ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे रिएक्टेंट से ज्यादा क्लोज हो रही है, बिल्कुल सही आपने बोला। यहाँ पर देखिए मुझे बताइए, जो ट्रांजिशन स्टेट है ये रिएक्टेंट से ज्यादा क्लोज है या प्रोडक्ट। सर ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट से ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो एक जगह रिएक्टेंट से क्लोज है, एक जगह प्रोडक्ट से ज्यादा क्लोज है। तो हैमर्ड साहब ने ये बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जिसके भी क्लोज होगी, या तो रिएक्टेंट की क्लोज होगी या प्रोडक्ट की क्लोज होगी, तो जिसके भी वो क्लोज हुई उसको वो ज्यादा रिजेंबल करेगी या फिर वो उसके जैसी होगी, ये उन्होंने बोला था। तो हैमर्ड से सिंपली ये बोला था कि और हमें पता है एंडोथर्मिक में ट्रांजिशन स्टेट किससे क्लोजर है। सर हमारे पास जो एंडोथर्मिक है उसमें प्रोडक्ट के क्लोजर है, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट के क्लोजर। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर आप ये ऐड कर देंगे। नाउ अब हम देखते हैं मेन चीज हमें क्या होगा एग्जैक्ट आंसर। तो पहले मैं बता दूं एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट जरूरी है जानना। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट देखिए आप, ऊपर ट्रांजिशन स्टेट देखिए, ये जो एनर्जी डिफरेंस है मतलब रिएक्टेंट से आपको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी इंक्रीज करनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट से, याद रखिएगा, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है मतलब ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाएगी, अगर ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाएगी तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए तो जाना है। वेयर अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, या फिर मैं बोलूं एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब मुझे एनर्जी ज्यादा लग रही है रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करने में, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने में, तो रिएक्शन कहीं ना कहीं देर में होगी। इतनी बात हमें क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि सर अगर ट्रांजिशन स्टेट देर में बनी तो वो प्रोडक्ट में देर में कन्वर्ट होगी। पहले हमारे पास दो काम है, अगर पहला काम देर से होगा तो ऑब्वियस सी बात है टोटल काम जो है वो थोड़ा देर से ही होगा। भले ही दूसरे काम पे हम डिपेंड करते हैं, बट स्टिल यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो हमें पहले एनर्जी ज्यादा चाहिए। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब मैं समझाता हूँ वो ग्राफ। सो जस्ट हैव अ लुक यहाँ पर। अब देखिए, तो पहले मैं इसको बी आर, ये बी आर होगा बेसिकली। सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हमारे पास प्रोपेन है, ये बीआर रेडिकल से रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगी इस तरीके से, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। ये वाली हमने बॉन्ड फॉर्मिंग बॉन्ड ब्रेकिंग किसमें देखी है, E2 वाले में। अच्छा हम इसमें हाँ देख चुका, हम इसमें देख चुके, दैट इज अपने लेक्चर्स में ये चीज देख चुके हैं किस तरीके से हमारी ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक बॉन्ड बन रहा है तो एक टूट रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हाइड्रोजन वाला टूट रहा है और ब्रोमीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है सिमिलरली यहाँ पर। तो ये दो ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ पर क्या है, आप देखिए ये मेरा रिएक्टेंट है, मुझे यहाँ पर जाने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इवन, फिर यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज माई E2। तो कौन सी ज्यादा है सर, E2 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, मुश्किल क्या है सर, मुश्किल ये है, E1 जो है आसान है, E2 वाला रास्ता मुश्किल है। E1 वाला रास्ता किसके लिए सर, E1 वाला रास्ता तो हमारा जो बन रहा है, अगर आप देख पाएंगे तो E1 के लिए हमारे पास यहाँ पर CH3CH2 रेडिकल बनेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा तो इस पर रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि यहाँ पर जो रास्ता है वो किसके लिए सर, यहाँ पर ये रास्ता जो आसान है वो हमारे 2 डिग्री रेडिकल के लिए। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होगी कि हमारा रास्ता जो आसान है वो किसके लिए, 2 डिग्री रेडिकल के लिए। द रीजन इज यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। यहाँ पर देखिए सर, आप देखेंगे भाई यहाँ पर भी सर कुछ ऐसी ही बात लग रही है। देखिए आप खुद ही देखिए, यहाँ पर ये अगर आप इसको E1 बोल रहे हैं, ऊपर थोड़ी सी ये इसमें टोटल हो जाएगी E2, तो सर यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 2 डिग्री के लिए रास्ता आसान है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर भी जो है हमारे पास 2 डिग्री के लिए रास्ता आसान है। बट द पॉइंट इज, अब यहाँ पर है मेजर पॉइंट। हमें ये पता लग गया कि दोनों में रास्ता आसान है। किसके लिए? 2 डिग्री के लिए आसान है। तो जनरली 2 डिग्री वाला जो होगा या फिर जिसकी हाई डिग्री होगी वो मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। अगर 3 डिग्री हो तो वो बन सकता है, 2 डिग्री हो तो वो बन सकता है। बट अब बात आएगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, जो 1 डिग्री वाला है, ये इस रेडिकल को बनाने के लिए इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज 10 किलो जूल। मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मान रहा हूँ E1, तो मुझे इस पूरी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू देनी पड़ेगी E1 प्लस 10 किलो जूल। मतलब मुझे 10 किलो जूल एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। 10 किलो जूल काफी होती है एज कंपेयर टू 4। दैट इज द पॉइंट कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है E1, तो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक है सिर्फ E1 प्लस 4 किलो जूल। तो सिर्फ 4 किलो जूल और यहाँ पर 10 किलो जूल। बताइए कौन आसान रास्ता है? सर यहाँ पर एक तो मान लेते हैं हम एग्जांपल लें, अगर सर यहाँ पर E1 की वैल्यू मैंने ले ली 10 किलो जूल, तो हमारा जो प्रोडक्ट है मेजर वाला उसके लिए 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। बट अगर मुझे दूसरा प्रोडक्ट बनाना है दैट इज जो 1 डिग्री रेडिकल वाला बनाना है, तो मुझे 10 और देनी पड़ेगी, 10। वेरएज यहाँ पर E1 में अगर 10 मान रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 4 और देनी पड़ेगी। क्या ज्यादा आसान है? सर 4 वाली आसान है। तो इतने तो सर मॉलिक्यूल आपस में टकरा वकरा के खुद ही रिलीज कर लेंगे एनर्जी 4 किलो जूल। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, यहाँ पर ड्यू टू डिफरेंस इज लार्ज, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस लार्ज है इन द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ 2 डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर जो है मुश्किल होता है कि कोई दूसरा प्रोडक्ट बने। तो इसी वजह से एक डोमिनेंट दिखाता है कि भाई 10 तो यूं ही पहुंच जाएगी। अब आप वो कहें कि भाई 12, 14, 15 तक भी अगर एक्टिवेशन एनर्जी चली गई तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चाहिए तो पूरी 20। वेरएज यहाँ पर सिर्फ अगर 10 है हमारी एक की, तो दूसरे की सिर्फ 14 होगी, तो काम बन जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। रास्ता यहाँ पर ईज की बात हो रही है। दोनों हमारे पास ज्यादा फीजिबल कौन है? सर ज्यादा फीजिबल सिर्फ और सिर्फ E1 वाला है, दैट इज 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री रेडिकल वाला ज्यादा फीजिबल है। दोनों में हम मान रहे हैं, बट किसमें ऐसा है कि बिल्कुल भी फीजिबल नहीं? सर ये तो एकदम यहाँ पर इम्पॉसिबल सा लग रहा है देखने में कि 10 किलो जूल अगर मैं एनर्जी ज्यादा दूं और यहाँ पे सिर्फ 4 देनी। सो आई होप आपको ये एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। सुनाओ, यहाँ पर ये कुछ कटआउट्स लगाए हैं, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यहाँ पर मैं देख लूँ क्या लिखा हुआ है। एल्केन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बेसिकली जो रेट डिटरमाइनिंग होता है दैट इज प्रोपगेशन हमारे पास होता है। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट प्रोपगेशन स्टेप हमारे पास होता है, क्योंकि फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट के लिए। कंपैरिजन हम करेंगे डेल्टा एच की, फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप की हायर होगी देन दैट ऑफ सेकंड। सो फर्स्ट प्रोपगेशन वाला स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देन हमारे पास कंपैरिजन करेंगे एनर्जीज में फॉलोज क्या है हमारे पास, कि ये एक एक्सोथर्मिक होती है और एक एंडोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है HCl का, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ये वीक बॉन्ड बनाती है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। देन बात करें क्लोरीनेशन में, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ये 44, ये 56, बट यहाँ पर ये 3, ये 97। तो रीजन हम देख चुके हैं। सबसे पहला था कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सबसे पहले हम ये बात बता देंगे, ग्राफ बना दीजिएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज भी लिखे हुए हैं, आई डोंट थिंक इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर क्या आता है हमारे पास, हैमर्ट पोस्टुलेट आता है, वो बताता है क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एज के मतलब डिटरमाइन करती है एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। पता है बात तो में, रिलेटिव एनर्जी ये कुछ लिख रखा है। इनके हिसाब से क्या था कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रिजेंबल जिस भी स्पीशी को करेगी उसी के क्लोजर होगी एनर्जी में। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हायर होगी किसमें, इन एनर्जी देन आइदर ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो हमें पता है हायर एनर्जी होती है दोनों से। सो इट विल रिजेंबल किसी एक को करेगी जिससे भी वो ज्यादा क्लोजर होगी, ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? ट्रांजिशन किसके क्लोज होती है? प्रोडक्ट के। तो इफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर तो ट्रांजिशन स्टेट इज लोअर। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट। बट इन एक्सोथर्मिक क्या होता है? ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट किसके क्लोजर होती है? रिएक्टेंट के क्लोजर होती है। सो ऑफ द प्रोडक्ट हैज लिटिल और नो इफेक्ट। तो एक्टिवेशन जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है उस केस में, किसके केस में स्पेसिफिकली? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट है हमारी वो ज्यादा प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? रिएक्टेंट से। सो इसी वजह से यहाँ पर एक और रीजन होता है, तो यहाँ पे ये रिमेन्स अनइफेक्टेड, तो रेट हमारे पास जो है अनइफेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे मे मोर स्टेबल प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी फॉर्म फास्टर, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर है। मोर और लेस सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर द आंसर इज नो, बट मोर और लेस सिमिलर है हमारे पास।
तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ अलग, ये किलो कैलोरी में डेटा दे रखा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। डिफरेंस देख रखते हैं आप कितना सा हमारे पास डिफरेंस है, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री में इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। तो दैट इज द मेजर रूल हमारे पास रहता है। सो रेट डिटरमाइन स्टेप जो है हमारे पास क्या होता है, वो प्रोपोगेशन होता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इसकी जरूरत होगी, तो बाकी आप स्क्रीनशॉट ले ही होगा, है ना, काफी टाइम रुका है ना, ठीक है। तो एक बार मैं सबको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। सो यस, अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले ली। 3 2 1, देन ये फाइनल 3 2 1। तो ये हमारे पास था इससे रिलेटेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही आज के लिए रखते हैं। यहाँ पर हेलोजिनेशन कंप्लीट हो गई। आगे आने वाले लेक्चर्स 2-3 आएंगे प्रोबेबली इसके, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा मैकेनिस्टिक अप्रोच इसमें रखनी है। तो दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, और बने रहिए क्योंकि इंस्टाग्राम पेज भी हम लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।